गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। कल हम लोगों ने देखा हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। तो सबसे पहले हम लोग आज पहले कृषि के बारे में देखेंगे। कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी। खेतों की उर्वरता के कारण यहाँ अनाज की कोई कमी नहीं थी। अनाज पीसने के लिए चक्कियों एवं कूटने हेतु ओखलियों का उपयोग के भी साक्ष्य मिलते हैं, जो कि आज भी हम लोग अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में, अब तो शहरी क्षेत्रों में ये कम चीज़ें देखने को मिलेंगी, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हमें ओखली और चक्की पीसने वाले जो अनाज को चक्की पीसने वाले चीज़ें, जिसको सान या इस तरह का कुछ बोलते हैं, वो ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ के निवासियों ने ही सबसे पहले कपास की खेती आरंभ की थी, यानी हड़प्पा सभ्यता में ही सबसे पहले कपास की खेती आरंभ हुई। मेसोपोटामिया में यहीं से कपास जाता था, जिसे कि वे सिंधु नाम से उच्चारित करते थे, यानी कपास को वो लोग सिंधु नाम से बुलाते थे मेसोपोटामिया के लोग। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो कि सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। यानी यूनान में भी हम लोग कपास को भेजा करते थे। यहाँ के खाद्यान्न मुख्य रूप से गेहूं और जौ थे। लोथल तथा रंगपुर, जो कि गुजरात में है, से धान की भूसी मिली है, किंतु धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण हुलास से मिलते हैं। यानी कि गुजरात के लोथल इलाके में भी धान की भूसी मिलने का प्रमाण मतलब समझ में आता है कि यहाँ धान की खेती भी होती थी, जो कि स्पष्ट प्रमाण जिसका हुलास से मिलता है। बाद में उत्तरकालीन लोथल और रंगपुर में बाजरा की भी खेती के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में मटर एवं तिल के खेती के साक्ष्य मिलते हैं। फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू एवं तरबूज आदि के उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब इन सब चीज़ों की हड़प्पा सभ्यता में खेती होती थी। उसके बाद आते हैं पशुपालन। कृषि के साथ साथ हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था। यहाँ प्राप्त मुद्राओं पर अंकित बैलों से विदित होता है कि यहाँ दो प्रकार के बैल थे। एक कुबड़दार बड़े सींग वाले बैल और दूसरे बिना कुबड़ वाले छोटे सींग वाले बैल। यानी दो तरह के बैलों का प्रमाण मिला है। उसके अलावा गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा एवं ऊँट आदि उनके प्रमुख जानवर थे, पालतू जानवर थे, जिन्हें उन्होंने पालतू बना लिया था। कुत्ता शिकार के काम भी आता था। इसके अलावा बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू व हंस आदि के चित्र भी यहाँ प्राप्त मूर्तियों, खिलौनों एवं मोहरों पर मिले हैं। अर्थात इन लोगों ने उन सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली थी और उन जानवरों से भी इनका संपर्क था। इसके बाद आता है शिल्प और उद्योग धंधे। मतलब ये लोग उद्योग धंधों के बारे में भी जानकारी जानते थे और समझना शुरू कर दिए थे। खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरणों, तकली और सुई की प्राप्ति से स्पष्ट संकेत मिलता है कि ये लोग सिलाई बुनाई करना जानते थे, कपड़े को सिलना वगैरह जानते थे। यहाँ संभवतः कपड़ा बुनना यहाँ का एक प्रमुख उद्योग रहा होगा। चनहुदड़ों में एक कारखाना मिला जहाँ पर हार में परोने वाले दानों का उत्पादन होता था। यानी जिस तरह हम लोग कोई हार बनाते हैं तो हार बनने के साथ में दाना पिरोया जाता है, उसका भी यहाँ प्रमाण मिलता है। कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु चाक का उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो में कुम्हारों के मोहल्ले का भी पता चलता है। स्वर्णकारों का व्यवसाय भी उन्नत था। आभूषणों के निर्माण में उन्होंने काफ़ी निपुणता प्राप्त कर ली थी। वे लोग चांदी के आभूषणों के साथ साथ बर्तन भी बनाते थे, परंतु सोने के सिर्फ आभूषण बनाए जाते थे। शंख, सीप, घोंघा, हाथी दांत से भी उपकरणों का निर्माण करना वे लोग जानते थे। अर्थात मतलब आभूषणों के भी वे लोग शौकीन थे और उस समय आभूषण बनाने की जो प्रक्रिया होती है, आभूषण बनाने का जो साधन होता है, वो लोग उसके अनुसार आभूषण बनाते थे। चांदी के भी आभूषण बनाते थे, चांदी के बर्तन भी बनाते थे, सोने के सिर्फ आभूषण बनाते थे। उसके अलावा शंख, सीप, घोंघा, हाथी दांत के उससे भी वे लोग उपकरणों का निर्माण करना वे लोग जानते थे। तांबे व कांसे का प्रयोग मानव एवं पशु मूर्तियां बनाने में किया जाता था।
खुदाई में तांबे व कांसे के उपकरण बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा घरेलू तथा कृषि संबंधी उपकरण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, कड़ाही और प्रसाधन सामग्रियाँ भी प्रमुखता से मिली हैं। वे लोग धातु को पीट कर चादर बनाने की कला से भी परिचित थे। अतः धातु उद्योग भी काफ़ी उन्नत स्थिति में था। यानी ये लोग इस तरह से, अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये एक उद्योग की श्रेणी में आता है। और ये लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग इन उद्योगों के बारे में परिचित थे और इन उद्योगों का उपयोग करना भी जानते थे। इसके बाद आता है व्यापार एवं वाणिज्य। कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधों के साथ साथ सैन्य निवासियों के व्यापार तथा वाणिज्य में भी काफ़ी अच्छी रुचि रही है। इनके आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों ही काफ़ी उन्नत है। आंतरिक व्यापार का अर्थ होता है आपस में एक दूसरे के, एक राज्य के अंतर्गत ही आपस में व्यापार होना। और बाह्य व्यापार का अर्थ होता है कि राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देशों के बीच में व्यापारिक संबंध होना, वो बाह्य व्यापार कहलाता है। आंतरिक व्यापार एक देश के अंदर या एक राज्य के अंदर में ही व्यापार करना होता है। तो हड़प्पा सभ्यता में दोनों ही चीज़ें होती थी। आंतरिक व्यापार भी होता था और बाह्य व्यापार भी होता था। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो ही व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। मतलब मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ही व्यापार होता था। दोनों के बीच की दूरी लगभग 483 किलोमीटर थी, किंतु परस्पर व्यापारिक मार्गों द्वारा ये लोग जुड़े हुए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से कच्चे माल तथा प्राकृतिक संपदा, हड़प्पा सभ्यता से कई चीज़ें दूसरे देशों में भी जाती थीं और वहाँ से कुछ चीज़ें आती थी। तो कई चीज़ें हैं जो हड़प्पा सभ्यता में उत्पादित होती थीं, जैसे सोना अफ़गानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत के खानों से मिलता था। चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान से मिलता था। तांबा बलूचिस्तान, अरब खेतड़ी या राजस्थान से मिलता था। लार्जवर्द, नील रत्न एक प्रकार का पत्थर होता है, लार्जवर्द, जो आज भी बहुत लोग अपने अंगुलियों में अंगूठियों के रूप में पहनते हैं। ये बदगशा अफ़गानिस्तान से प्राप्त होता था। सीसा ईरान और अफ़गानिस्तान से प्राप्त होता था। सेलकड़ी बलूचिस्तान और राजस्थान से प्राप्त होता था। सुलेमानी पत्थर सौराष्ट्र और पश्चिमी भारत से प्राप्त होता था। नीलमणि महाराष्ट्र से प्राप्त होता था। अल्बास्टर बलूचिस्तान से प्राप्त होता था। शंख और कौड़ियाँ सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से प्राप्त होता था। इन सब चीज़ों को हम लोग दूसरे सभ्यताओं में, मेसोपोटामिया, यूनान वगैरह में हम लोग इसको बेचते थे और इनके साथ में हम लोग व्यापार करते थे। तो आज का आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में मुझे बताइएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो, किसी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझको ज़रूर कमेंट करिए। धन्यवाद।